ईमानदारी के साथ अपने वतन की आजादी के लिए संघर्ष करता रहा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आजीज जिंदगी मेरे प्यारे वतन के काम आई। आज इस जिंदगी से रुखसत होते हुए जहां मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी जिंदगी, मेरी कोशिश कामयाब ना हो सकी, वहीं मुझे इस बात का भी इत्मीनान है कि मेरे बाद मेरे मुल्क को आजाद कराने के लिए लाखों लोग आज आगे आए, जो सच्चे, बहादुर और जाबाज। मैं इत्मीनान के साथ अपने प्यारे वतन की खिदमत इनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूं। तभी उत्तर प्रदेश के एक शहर शाहजहांपुर से मौलाना शुजातुल्लाह रोजी रोटी की तलाश में भोपाल आ गए। यहाँ सुलेमानिया स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी लगी। इसी क्रांति के दौर में बेगम सिकंदर जहां की हुकूमत थी, जो ब्रिटिश हुकूमत से बगावत नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि स्कूल से शिक्षक की नौकरी जाती थी। ब्रिटिश हुकूमत स्कूल और मदरसों में अपनी भाषा लादना चाहती थी। भाषा ही क्या, वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, सभी कुछ तो थामना चाहती थी। खैर, इस बेरोजगारी के दौर में शुजातुल्लाह के घर एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया, जिनका नाम था मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली।
रेडी इंडियंस, चलो। अब्बू, वो लालू वाला आदमी से क्यों पीछा था? सुन लेगा। बताओ ना अब्बू, वो लाल कपड़ों में कौन है? उसका चेहरा इतना लाल क्यों? हम लोगों जैसा क्यों नहीं दिखता? तख्ता बरखुरदार, आप हमें इस नौकरी से भी निकलवा कर ही माश करो। ये लोग हमारे देश के नहीं है। फिर ये हमारे देश में क्यों है? और इन्हें क्या कि हमारे लोगों को पीटे? दरअसल ये लोग इंग्लैंड के हैं। इन लोगों ने हमारे देश को कब्जा कर लिया। अच्छा, तो हम गुलाम हैं। ये आपने किससे कहा? जब कोई किसी पे राज करता है तो वो गुलाम बनाना है ना? बच्चा समझदार जान पड़ता है। क्या नाम है आपका जनाब? बरकतुल्लाह भोपाली। भाई भोपाली क्यों लगाया? दरअसल इन्हें भोपाली कहना पसंद है। आप जनाब? मुझे जमालुद्दीन अफगानी कहते हैं। मैं अंग्रेजी हुकूमत की ताकत को तोड़ना चाहता हूँ। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। इसके एवज में मैंने नजरबंदी की सजा काटी। सजा काट कर वापस अफगानिस्तान लौटा तो देखा वहां के हालात बस से बदतर है, इसलिए वापस भोपाल लौटा। अब काजी अब्दुल हक साहब का मेहमान है। मैं भी अफगानिस्तान जाऊंगा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। दरअसल हमारे पूर्वज अफगानिस्तान के थे, इसीलिए इन्हें अफगानिस्तान की रेड लगी रहती थी। और मेरे अब्बू रोहेलखंड के थे। एक शानदार व्यवस्था के चलते अंग्रेज रोहेलखंड को खत्म करना चाहते थे और उन्होंने वो किया। फिर हम सारे पठान शाहजहानाबाद चले आए और उसके बाद हम भोपाली हो गए। अच्छा, बरखुरदार को कहीं तालीम दिलवाना शुरू किया है नहीं अभी? जी, उसी के लिए मैं सुलेमानिया स्कूल जा रहा हूँ। पहले मैं खुद भी वहाँ पढ़ाया करता था, सोचा बच्चे की देखरेख वहाँ ज्यादा अच्छी हो जाए। चलिए मुलाकात होगी। नवाब साहब ने मुझे भी स्कूल में पढ़ाने का बुलावा दिया है। खुदा। मौलवी साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपको पता है हम आपको स्कूल के अलावा घर में क्यों पढ़ाते हैं? नहीं मौलवी साहब, आप ही बताएंगे। दरअसल हमने आप में तालीम हासिल करने की वो क्षमा देखी जिसकी रोशनी से अंधेरे में पड़े हिंदुस्तान की गुलामी को कुछ तो रोशनी मिलेगी। इस जालिम हुकूमत को तुम जैसे होनहार बच्चों की सख्त जरूरत है ताकि आप बड़े होकर इल्म की तलवार से गुलामी की जंजीर को काट सकें। हम समझे नहीं मौलवी साहब। बरखुरदार, मान लीजिए आपका एक महल है और उस महल में सैकड़ों लोगों के पैसे की शक्ल में अमानत रखी है। चुनांचे कुछ लोग आपके महल पर कब्जा कर लेते हैं और आपकी अमानत भी जब्त कर लेते हैं। आपके कुछ फर्द को मार देते हैं और आपको गुलाम बना लेते हैं। बताइए आप क्या करेंगे? गुलामी से निजात पाने की कोशिश करूंगा। वाह, और क्या करेंगे? जिन जिनकी अमानत महल में रखी है उनसे चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, आओ ये अमानत तुम्हारी ही है, इसे छीन कर मार कर अपना हक हासिल कर लो। माशाअल्लाह, क्या बुलंद ख्यालात हैं आप। आप अपने जहनी इनकलाब से तिरंगियों पर सिर्फ जरूर कलम करेंगे। गोया बात यह है कि हम सब अंग्रेजों के गुलाम और उसमें रहने वाले मैं आप सभी उनके गुलाम। मौलवी साहब, जो अंग्रेजों के गुलाम हैं वो हिंदुस्तान को उनसे छुड़ाते क्यों नहीं? बेटा जान, क्योंकि इन अंग्रेजों ने हमारे बहुत से लोगों को खरीद रखा है। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने कोशिश की। आपके पैदा होने के पहले की बात रही होगी। सन 1857 में क्रांतिकारियों का ऐसा सैलाब आया कि लगा अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हवा में लहराती नजर आई। फिर क्या हुआ मौलवी साहब? गद्दारी, अपनों ने भी गद्दारी की जिससे हजारों क्रांतिकारी शहीद हुए। अब क्या होगा? हम आजाद होंगे। हम सब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए जिससे ये ब्रिटिश हुकूमत हम हिंदुस्तानियों को जाहिल कहना बंद कर दी और आपकी उनकी कत्ल में दहशत होने लगे। मौलवी साहब, हालात कुछ भी रहे, इंशाअल्लाह मुझे से उनकी तालीम हासिल करेंगे, ये बरकतुल्लाह का वादा है। चलिए बहुत हुआ, अपना सबक सुनाइए। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
कैसे गए थे? रात के 10 बजे तक नजर आते, किसी का ढूंढने निकला। आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं। सरकार, बरकत, बरकत, बरकत। अच्छा, तो इस लैंप की रोशनी में पढ़ाई चल रही है। अस्सलाम वालेकुम बरकत मियां। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आप, हम बस घर आने ही वाले थे। आपकी मशगूलियत देखकर तो लगता है कि इल्म हासिल कर कोई बड़ा ख्वाब देखा जाए। अब्बू वो ख्वाब तो एक ही है, हिंदुस्तान की आजादी। वो सब तो ठीक है बेटे, लेकिन आप अपनी अम्मी का ख्याल नहीं रखते। वो थोड़ी देर आप वहां दिखते नहीं है तो अम्मी बहुत बेचैन हो जाती है। हम माफी चाहते हैं अब्बू। बात दरअसल ये थी कि घर की चिराग के मुकाबले सड़क की लालटेन से ज्यादा रोशनी है, इसलिए ये समझकर हम यहाँ बैठ गए थे। माफी चाहते हैं। मैंने आपको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया, पर गैर मुनासिब बात यह है कि आप कहकर नहीं आए। ब्रह्मा बदार बच्चे ऐसा नहीं करते। चलिए उठिए, अब ऐसी 4 लाइट हम आपके घर में भी लगवा दें। जी अब्बू। अभी इतनी भी तंगी नहीं है मेरे रस्ते जिगर कि हम आपकी तालीम का खर्च भी ना उठा सकते। हमें पूरा यकीन है कि शुजातुल्लाह आपके ही नाम से जाना जाए। इंशाअल्लाह आपके यकीन को मुसम्मम इरादे के साथ बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। हाँ बेटे, अपने इल्म की तलवार को इतना पहना करो, इतना पहना करो कि इस अंग्रेज हुकूमत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस हुकूमत को तलवार की धार से नहीं बल्कि इल्म की तलवार से ही काटा जा सकता है। आप फिक्र ना करें, हिंदुस्तान की आजादी की राह में मेरे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा, हमें आप पर पूरा एतमाद है। इंशाअल्लाह। जी, चलिए किताब उठाइए, अम्मी आपकी राह देख रहे हैं। जी, कोई चिंता करती है, आइए। आजादी की आस लगी है, जो चमका है दिल में तारा। बचपन में है ज्वाला फूटी और लगाया है किनारा। मंजिल कोई दूर नहीं है, दूर नहीं है वो बंजारा। मंजिल कोई दूर नहीं है, दूर नहीं है वो बंजारा। वो बंजारा है कमहारा, है कमहारा, है कमहारा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे लगते थे। सब खैरियत? सिद्दीकी साहब का नवाब साहब बनने की मुबारक देने जा रहा था। अब जनाब भोपाल रियासत के नवाब है, ये सोच के कुछ सुकून मिलता है कि गुलामी किस तपिश में कहीं तो कुछ उसकी बुने पड़ी। लेकिन आवाम के हुकूक को अदा कर पाए तब ना। मौलवी साहब, आप तो वैसे भी वतन और उसके आवाम की खिदमत के लिए ही बने। सुल्तान को बचाने की मशक्कत कर रहे या आवाम के लिए बेहतर। सन 1857 के वो हादसे याद आते हैं तो दिल दहल सा जाता है। अब तो सोचता हूँ जो कुछ भी किया जाए बड़ी सूझबूझ और समझ के साथ किया जाए। वही होगा मौलवी साहब, बस आपके नवाब साहब की सरपरस्ती बनी रहे। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए बरकत मियां, कैसी कट रही है जिंदगी? आपकी मेहरबानी है जनाब, स्कूल में मास्टर की अर्जी देना आया था। वो तो ठीक है, पर अब आप तो खुद इतने छोटे हैं, आपके दाढ़ी और मूंछों के बाल भी नहीं फूटे हैं। सोच रहा हूँ कि बच्चे कहीं परेशान न करें आपको। भोपाली बच्चे हैं जनाब,
मैं भी तो पानी हूँ, आप भी क्या ना करें, उन बच्चों को दोस्त बना लूंगा। अरे भाई शहर नहीं है, छोटी सी रियासत है, कस्बा है, यहाँ पे ज्यादातर है। पर जनाब, जो इल्म मैंने हासिल किया है उसे यूं जाया तो नहीं जाने दे सकता। मैं अपने इल्म दूसरों में बांट सकूं, बस यही ख्वाहिश है। आप चाहे तो तनख्वाह मत दीजिएगा। अरे नहीं भाई, आपकी मेहनत की तनख्वाह भी मिलेगी। आप बड़े सही शख्स हैं, आपने थोड़े वक्त में मेरा दिल जीत लिया। मैं जमाल से कह देता हूँ, आप आज से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बरकतुल्लाह साहब। कादर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब चाय पिएंगे? अरे बिल्कुल पिएंगे। कादर भाई, इस दुकान से बचपन से ही जुड़े, उसके अब्बा के साथ यहाँ ना आते तो हमारी जिंदगी नहीं बदलती। अच्छा जरा एक बात बताइए, कैसी चल रही है आपकी क्रांति की चिंगारियां? अरे जनाब जरा आहिस्ता बोलिए, अगर अंग्रेज आ धमके तो फिर हमारी खैर नहीं। हाँ जनाब, अगर आप लोग हमारे साथ हो ना तो आने दो साले फिरंगी को, साले को ऐसे पटक पटक के मारेंगे। हाँ इस चक्कर में लगे हुए आप। अच्छा एक बात बताओ, परवेज खान से वलीमे में चलना ही चलना? अरे हम तो भूल ही गए थे, अच्छा हुआ आप आ गए। चलो चले। ऐसे चलोगे? क्यों? कपड़े तो पहने, हमारे कितने हिंदुस्तानी भाई उन अंग्रेजों की वजह से गरीबी में जी रहे, उन्हें खाने कपड़े तक नसीब नहीं होते। खैर चलिए जनाब, वैसे भी शख्सियत की पहचान उनके अमालों से होती है, ना कि लिबास। यकीन मानिए 3 महीने के बाद किसी शादी में हड्डी तोड़ने का मौका मिल रहा है। अरे जरा जल्दी जल्दी इनका शोर वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए अरे नन्हे भैया, हमारा तांगा तो खाली है ना? अरे हाँ, कुछ आदमी को बोल दिया तुमने, बहुत गंदा है भाई। बोलो हाँ, कहाँ पटक दूं? अबे क्या चुप करे जो पटक दूं। और सुन, एहतराम से बात कीजिएगा। हाँ तस्वीर ले जाएंगे जरा। एक कादर भाई, तस्वीर तो कब्रिस्तान में है, कहीं तो चलूं? देखो हाँ, दिल लगी पूछ रही है इसको। अरे यार तू अच्छे पेट में चूहा कूद रहा है, आधा चिपकी हुई है। नन्हे मियाँ, आप शाहजहानाबाद का कितना देंगे? ये आप आराम के खिदमतगार, अल्लाह को मुंह दिखाना है, आपसे क्या सौदेबाजी करना, जो समझ में आए दे देना। नहीं भाई तुम तो अभी बता दो, होता है समय टिकट पे करके सही है। शाहजहानाबाद में कहाँ जाएंगे जरा? अरे ताजमहल के पीछे 12 महीने का। चलिए तशरीफ रखिए, 3 आने दे देना। 3 आने? अरे यार दिमाग तो दुरुस्त है, 3 आने किस बात के? 2 आने आपके, 1 आना बरकतुल्लाह खान। 2 आने मेरे क्यों? अल्लाह नजर बच से बचे, माशाल्लाह 1.5 फुट लगे तो होंगे क्या? घोड़ा भी आखिर जानवर ही है, खींचता है तो ताकत रखती है, और घोड़ा मेहनत करेगा तो खाएगा भी, मर भी जाएगा आपके वजन से। हाँ कौन सा तेरा घोड़ा लड़ाई में लगा हुआ है? टांगे नहीं लगाए ना, लड़ाई में लगा होता अभी तक उसका केस करना देता। वो भी आवाम का खिदमतगार है, उसका भी जिंदा रहना जरूरी है। चुप खामोश। बोला एक आना लेता है तो ले, नहीं तो ना तरफ। एक खाना भाई, एक खाने में 2 दर्जन केले आएंगे, बढ़िया केले खाना, और हाँ छिलके आगे डाल के जाना। वो देखो क्या है चलान फिसलते वो सीधे शाहजहानाबाद। चलिए तशरीफ रखिए मियाँ साहब। जरा चाय पीने फिर चलते हैं। हाँ चल दो। आपको भी सोचना चाहिए, इतनी वजनदार लाश। हम तुझे लाश नजर आ रहे? मेरा मतलब है इतना भारी जिस्म है आपका, आमतौर पर 4 से 6 रोटियां खाते होंगे लोग, और आप माशाल्लाह 15 से 20 कदम लग जाते होंगे, फिर भी हमारे साथ कंजूसी क्यों? बोलिए क्यों बन रही है? उन पे तेरा थोड़ा तोड़ दूंगा मैं। अरे सही तो कह रहा वो, सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना आपको। अरे नन्हे मियाँ, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? टूट गया नहीं। अब हुआ यूं के बिना भाव किए हुए एक अंग्रेज हमारे कांगे में सवार हो गया। जब हमने उससे पैसे मांगे तो बोला ऐसे कैसे पैसे, इधर हमारी हुकूमत है। मैंने कहा घोड़ी को क्या तेरी हुकूमत खिलाएगी मैं? मियाँ उसने भैंस से मेरे घर पे देवारा, हाँ पेट आ गया मैं, चमचे बनना आया मुझे भी। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, अपन भी चाबुक रखते हैं, सुलटा दिए सटा साइड कसम खुदा की लहू मान कर दिया, फिर आइए सब बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, वहीं जुमरादी गेट पर सिपाही तैनात थे, गिरफ्तार करके ले गए। मारा तो होगा? मारा, पूरे 20 लीटर खून निकाल लिया सब लोग, पूरे बदन में चलाएंगे, इधर चलाएंगे, काना भाई पता नहीं सकता कहाँ का चलाएंगे। अब फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, मगर हाँ मैंने भी एक से बढ़कर एक बददुआएं दी। मैंने कहा बेगम अफसर मफसर सब इन फिरंगियों के गुलाम है, मेरा बस चले तो सबको ले लिया चला लिया जो 25-25 के लोग।
सही बात। फिक्र मत करो भाई, वो दिन भी आएगा जब हम आजाद होंगे। चलो चले चलो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बरकत आओ। नवाब साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको रोज घर में नजरबंद कर दिया गया। सब अल्लाह का करम है। हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की सजा है और हमारी यादाश्तियों को पसंद नहीं आई। अब लगता है जिंदगी पर यही पड़ेगा। लेकिन आपका जुर्म क्या था जो इतनी बड़ी सजा दी? यही कि हमने अपनी कलम से लोगों में देश के मुताबिक हवा देने की कोशिश की, अंग्रेजों के खिलाफ जहर घोला। और भी कई इल्जामात हैं और ये भी तहकीकात की जा रही है कि इस काम ने हमारा केस का साथ दिया। और बरकत मियां, आपका नाम सबसे ऊपर है। हुजूर, अब मेरे लिए क्या उसमें? क्या मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं? नहीं, आप तो बिना किसी को इत्तला किए हुए मुंबई निकल जाएंगे। आप तो भोपाल के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बने। और अब वक्त आ गया है अपनी काबिलियत दिखाने का। ये सब लोग ये पैसे की भरपाई कर देना। अभी मुंबई नहीं है और क्रांतिकारियों के मददगार नहीं है, वो तुम्हारी इंग्लैंड जाने में पूरी मदद करेंगे। आज तक लिख दिया है। मैं मुझे फांसी नहीं हुई है, जिंदा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति को जारी रखूंगा और सभी मुस्लिम देशों में अपने खतों के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद करता रहूंगा। ये अंग्रेज सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों के दुश्मन नहीं, सारी इंसानियत के दुश्मन है, जो सारी दुनिया को अपने पैसे की हवा से गंदा करना चाहते हैं। आप तो पूरे यहां से चले जाइए और अपने दिल की तलवार से उन्हें खत्म करिए। समझ है? ये समझ गया। मैं अंग्रेजों को उन्हीं के तलवार से खत्म करूंगा। शाबाश। शाम की वर्मा से मिलकर तुम्हारी क्रांति और आसान हो जाएगी। ये और ठीक है, कुछ पैसे हैं काम करिए। आज न जाने क्यों मुझे एक बेटे से जुदा होने का एहसास हो रहा है। जी, मैं भी हमेशा आपको अपने अब्बू की तरह याद करता रहूंगा। इस देश की मोहब्बत और तुम्हारा इल्म तुम्हारे साथ है। जाओ, देर न करो। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
तहजीब शायराना माहौल को अलविदा कर दिया और मिट्टी को मुट्ठी में लेकर अहद किया। मैं हमेशा हिंदुस्तान के लिए जीऊंगा, जितना जीऊंगा हिंदुस्तान के लिए जीऊंगा, और वो सारी भाषाएं बोलूंगा जिनकी क्रांति को जरूरत है। पत्थर की मूर्ति को समझा है तो खुदा है, गुब्बारे वतन मुझको हर दर्रा देता है। उनकी मुट्ठी में खाके वतन की उन्हें कुछ नहीं पता था कि इस क्रांति के मुश्किल दौर की मंजिलें कहाँ होंगी, कब तक मिलेंगी। वो देख क्रांति के शोले मंजिल का इशारा करते हैं, वो देख क्रांति के शोले मंजिल का इशारा करते हैं, जिनमें वो मुसम्मम इरादा वो क्या हिम्मत हारा करते हैं। तो बरकतुल्लाह भोपाली की गाड़ी अब बंबई आ पहुंची है। उन्होंने कुछ समय अपने सह क्रांतिकारियों के साथ यहाँ रहकर वो सब कुछ सीखा जिसकी देश को जरूरत थी, और फिर वहां से इंग्लैंड रवाना हुए। पता है बरकत, अंग्रेजों की इस कौम से सारी दुनिया परेशान है। और तुम तो ये सोचो कि इंग्लैंड इतना छोटा देश लेकिन परेशान नहीं, और हमारा इतना बड़ा देश गरीब और लाचार। मैं हमेशा सोचता हूं श्याम जी, इन अंग्रेजों ने इतने विशाल हिंदुस्तान गुलाम कैसे बना? सब हमारे अपनों की ही कमजोरी, आपस में बैर भाव और गद्दारी का नतीजा है। हम लोगों में आपस में फूट है और इन लोगों में एकता। ये हर देश में नजर गड़ा रहते हैं और इसी खास मौके की तलाश में रहते हैं। इन्हीं से इन्होंने मानवता को नष्ट करने की कोशिश की, और 1857 की क्रांति असफल होने का कारण गद्दारी। बरकत, इन्हें ऐसी जगह लाकर मार देना चाहे नहीं कोई चाल ना। अब ऐसा ही होगा श्याम जी, ये जिस देश में हुकूमत करते हैं कई पाबंदियां लाद देते हैं, लेकिन इनके देश में सबको खुली छूट है। सभाएं कीजिए, अखबार में लेख लिखिए, हमें इसी चीज का फायदा उठाना। बस फिक्र इस बात की है कि आजाद हिंदुस्तान इन अंग्रेजों के कायदों की नकल न करे। क्या बात, महेश प्रताप जी अभी तक नहीं आए? आते ही होंगे गिरेंद्र। अच्छा गिरेंद्र जी, कल तक तो हमारा अखबार निकल जाएगा। जी जरूर, गदर साप्ताहिक को कोई नहीं रोक सकता। और इसको वितरण करने का काम कई देशों में हमारे क्रांतिकारी भाइयों को तैनात कर दिया गया, उन्हें तो इंतजार सिर्फ अखबार की कॉपियों का है। ये गदर साप्ताहिक तो इन अंग्रेजों में हलचल पैदा कर ही देगा। बिल्कुल, सोए हुए क्रांतिकारियों को भी जगा जाएगा। लीजिए, महेंद्र प्रताप जी भी आ गए। कहाँ रह गए थे महेंद्र जी? प्रेस में होता हुआ चला था। कमाल का अखबार निकाला है आपने। देखना, हर एक हिंदुस्तानी के सीने में वतन के लिए जोर जगा देगा। यह अखबार तो कमाल करने वाला है। इस अखबार की कॉपियां हिंदुस्तान की जाना चाहिए। इसके एक ब्लॉक में मुसलमानों से अपील की गई है कि जब तक वो क्रांति के लिए जागेंगे नहीं, हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान हम सबका देश है। अंग्रेजों की चाल होती है कि फूट डालो शासन करो, उससे ही तो निपटना है। उनकी हमेशा से नीति होती है जो कम संख्या में हो उन्हें बढ़ावा, और जो बहुसंख्यक हैं उनसे पक्षपात करो। अपने आप विरोध पंगु हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी सुविधा हासिल करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, वो प्रत्येक भारतीय जो संसार में किसी भी देश में उसे अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। गदर करके अंग्रेजों को इतना भयभीत कर दो कि घबरा कर हिंदुस्तान ही छोड़ दे। अब ऐसा ही होगा महेंद्र जी, हमारा काम जरूर अगला है। रामचंद्र जी, लाला हरदय जी खबर आई। क्या हमें जेल से रिहा कर दिया गया? नहीं, जमानत पे छोड़ेगा। उन्होंने कहलवाया है कि वो दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाए, इसलिए वहां से जा रहे, स्विट्जरलैंड जा रहे।
वहां का काम संभालेगा और युगांतर राष्ट्र की जिम्मेदारी अब हम दोनों पर है। ठीक क्या हमने जो यहाँ से चले गए। और दूसरी बात ये कि विश्व युद्ध की लपटें सारे यूरोप में छाए लगी। इसके लिए इंग्लैंड ने फ्रांस को 80,000 अंग्रेज फौज और 2 लाख भारतीय फौजें बनवाई। तो ये है अंग्रेजों की चाल, लड़ाई की और फौज हमारी। जंग में हमारी फौज को आगे करके खुद पीछे हो जाएंगे। बरकत साहब, अगर भारतीय फौज को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का दिया जाए तो क्या बात कही रामचंद्र, क्रांतिकारी सभाएं कीजिए और लाखों इश्तिहार छपा कर हवाई जहाज से हमारे फौजियों को पर्चा दी जाए। करतार सिंह का भी यही प्लान है। चलिए हम लोग को फौरन तैयारी करनी है। गदर पार्टी और युगांतर आश्रम, गदर पार्टी और युगांतर आश्रम ने क्रांति की नई ज्वाला जलाई है। बरकतुल्ला साहब और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सभा बुलाई है। बरकतुल्ला साहब अपने विचार प्रकट करने वाले हैं। चलो चलो उनके विचार सुनेंगे। चलो 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 चलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। What is this? मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? So, न्यूज़पेपर वीकली गदर। वो तो हमको भी दिखता है, मगर आयस्तर इसको कौन छापता है? सर उनका तलाश जारी है, हम उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। कब पकड़ो? कब पकड़ोगे? जब हमारा हुकूमत इंडिया से खाद पहुंच जाएगा। ओह माय गॉड, कितना मुश्किल से हमने 1857 का गदर को खत्म किया। अब हमारा घर से पेपर कई कंट्रीज में सप्लाई हो रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन इस न्यूज पेपर को निकालने वाले का गर्दन काट डालो। यस सर। देखो देखो इसमें क्या लिखा है। हमें ऐसे सरफराज मुजाहिदीन चाहिए जो इंडिया में गदर मचा सके। उनकी तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आजादी, मैदान जंग, हिंदुस्तान। सर हम इन्हें इमीडिएटली पकड़ लेंगे। कब तुम जा सकता है? बरकतुल्ला भोपाली ने इस योजना को तुरंत अंजाम दिया। ये भारत की आजादी के लिए एक सुनहरा अवसर था, मगर अफसोस वही मिसाल सिद्ध हुई। घर का भेदी लंका था। नवाब खां और मौला सिंह ने कार्यवाही शुरू होने से पहले ही रहस्य उजागर कर दिए और सभी क्रांतिकारियों के लिए वारंट भी शुरू हुए। इस योजना को अंजाम देते हुए बरकतुल्ला के घनिष्ठ मित्र रामचंद्र भी वीरगति को प्राप्त हुए, मगर बरकतुल्ला भोपाली अपनी अगली योजना को अंजाम देने के लिए जर्मन चले गए ताकि वे जर्मन कमेटी के कामों को अंजाम दे सकें। जिनके योगदान को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। मेरे साथियों, 1890 क्रांतिकारी, क्रांति की योद्धाओं, वीरांगनाओं, राय लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, डॉक्टर टोपे बलिदान के ऐसे उदाहरण हैं जिसको ध्यान में रखकर हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, आजादी मिल सकती है। अब मैं महेंद्र प्रताप जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करे। साथियों, मैं एक राजा नहीं
जैसा ही एक क्रांतिकारी हूं। बरकतुल्लाह साहब जो फ्रेंच, तुर्की, चाइनीज, जापानीज और न जाने कितने भाषाओं के ज्ञाता है, हमारे देश का हर एक वो क्रांतिकारी धनवान है जिसमें दृढ़ संकल्प हो, कुछ भी त्यागने का साहस हो, अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मंजिल की ओर बढ़ता रहे। साथियों, हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमें इस गरीबी की आग में तपते हुए देश को बचाना है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को इन ब्रिटिशों के गंदे साए से महफूज रखना है। हमें हमारे गुजरे हुए शहीदों का हक अदा करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बरकतुल्लाह भोपाली जिंदाबाद, बरकतुल्लाह भोपाली जिंदाबाद, बरकतुल्लाह भोपाली जिंदाबाद। अरे चुप करो यार। बरकतुल्लाह साहब और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सम्राट केसर विलियम से मिलने गए थे, तो उनके स्वागत में सम्राट केसर विलियम खुद खड़े हो गए। अरे भाई, बरकतुल्लाह साहब की व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, माला सम्राट उसकी स्वागत करिए, खड़े क्यों ना? मैंने तो यह भी अफवाहें सुनी है कि दोनों ने जिस मुद्दे के लिए उनसे मुलाकात की थी उसके लिए उन्होंने रजामंदी दे दी। मतलब ये है कि भारत की ओर से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब जश्न आजादी दूर रही, अब हमारा देश आजाद नहीं रहेगा। हाँ फरंगी, यहाँ टिक नहीं सकेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम्राट विलियम से सफल मुलाकात के लिए आपको बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे आपकी सहायता के लिए नियुक्त किया। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे, लेकिन अब आप अपना प्लान बताइए। जनाब, अफगानिस्तान के रास्ते हम ब्रिटिश हुकूमत पर हमला करें, इसके लिए ईरानी, इराकी, अफगानी और भारतीय फौज की मदद करें। और दूसरी बात यह है कि हमारे क्रांतिकारियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए। ओके, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। सम्राट ने मुझे ऑर्डर दिए और मैं इसका पालन करूंगा। इस मिशन का नाम हिंदू जर्मन मिशन, जिसे आप डायरेक्ट करें। और एक काम, फौजियों की ट्रेनिंग के बाद आप उस दुनिया के सम्राट से भी मिल लीजिएगा। मैं रास्ते में पढ़ने वाले सभी मुस्लिम सम्राटों से फौजी मदद की बात करूंगा। गुड। बरकतुल्लाह भोपाली में भारत की आजादी की बेचैनी उनके लंबे सफर से पता चलती है। इस लंबे सफर में वे टोक्यो, शंघाई, बैंकॉक, वॉशिंगटन, पेरिस, वियना, कुस्तुनतुनिया एवं हिरात होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। इस लंबे सफर में आपने भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने तथा क्रांति की ज्वाला को भड़काए रखने का सफलतापूर्ण कार्य किया। अफगानिस्तान के शासक हबीबुल्लाह उनके कायम हुए और उनका स्वागत बड़े ही शाही अंदाज में किया गया। खुदा कसम, अफगानिस्तान का यह अमीर हबीब तुम्हारा हबीब हो गया, कायल हो गया। हम भी अंग्रेजों का दुश्मन है, लेकिन आप लोगों का जोश और जज्बा, ये लगावत के मचलते शोले, ऊपर से आला दिमाग का इस्तेमाल, बल्ला ऐसी वतन परस्ती हमने नहीं देखी। मोहतरम, ये किसी अकेले का दिमाग नहीं है। गदर पार्टी जो क्रांतिकारी है उन लोगों का दिमाग। बल्ला क्या कुर्बानियां हैं। इन खबीस अंग्रेजों का कब्रिस्तान बनाने के लिए आपका जो भी मदद करने को पड़ेगा हम तैयार हैं। चलिए बरकत साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना तैयार है। आइए मैंने बता दी, आपके भी खाना लग गया है। नहीं हबीब साहब, जो हमारे क्रांतिकारी साथी खाएंगे वही हम भी खाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हिंदुस्तान को आजाद करने से कोई नहीं रोक सकता। ये भाईचारा, ये मोहब्बत, अल्लाह कुर्बान जाऊं। हमें ऐसी एकता और भाईचारे को जिंदा रखना। आपको ये दर दर भटकने वाली जिंदगी से खौफ नहीं होती? गुलाम वतन में मरने की दिल्लत बर्दाश्त करने के बजाय मैं किसी गैर मुल्क में या आजाद मुल्क में मर जाना पसंद करूंगा। क्या ख्यालात हैं।
हिंदुस्तान की आर्थिक दुर्दशा इन अंग्रेजों ने कितनी खराब कर दी है। 80 करोड़ हर साल ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान से कर नहीं पहुंचाती, उसमें से 25 करोड़ ये अपनी जनता की शिक्षा में लगाती है, 8 करोड़ स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं और 29 करोड़ ये सैनिक बल पर लगाती है। एशिया के मुल्कों में जो सैनिक सहायता पहुंचाई जाती है वो पैसा भी हिंदुस्तान का है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हिंदुस्तान को बलि का बकरा बनाया है। गरीबी की आग में झुलसते हुए भारत पर आप लोगों की क्रांति की बारिश की नाम लाएगी। आप लोगों के इरादों की पुख्तगी बताती है कि एक दिन कामयाबी जरूर दस्तक देगी। बरकतुल्लाह साहब, आप एक बात बताइए, आपने शादी क्यों नहीं की? इंग्लैंड और फ्रांस में इनके लिए अंग्रेजी हसीनाओं की कमी नहीं है, मगर मैंने सोचा मेरे जीते जी हिंदुस्तान आजाद होगा तो शादी करूंगा, नहीं तो दोबारा ही मर जाऊंगा। क्योंकि ये नहीं चाहते कि आजादी का कीमती वक्त गृहस्थी में बर्बाद हो। बेचैन दिल दिमाग जब हिंदुस्तान की आजादी के बारे में सोचता तो गृहस्थी भरी जिंदगी जीने में क्या मजा है। क्या ख्यालात हैं, सुभान अल्लाह। अब मुद्दे की बात पे आ जाए। अफगानिस्तान को आपकी मदद करने से क्या फायदा है? जी, तुर्की और जर्मन के नुमाइंदे आपके सामने बैठे हैं, अब आपको यही बताइए। अफगानिस्तान में जो भारतीय समानांतर सरकार बनेगा, हम जर्मन उसे मान्यता ही प्रदान नहीं करेंगे, उसे मनी और वेपन से भी हेल्प करेंगे। और यदि भारत की अंग्रेजी सरकार ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो जर्मन सरकार और तुर्की सरकार दोनों ही इस पर हमला करेंगे। और हमारा वादा, अफगानिस्तान को सीमावर्ती प्रांत के कुछ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र भी मिलेंगे। दुरुस्त है। हमें सोचने का कुछ वक्त चाहिए। तब तक आप लोग हमारे महल की रौनक हैं। यूहानिस, यदि हम हमारे हमले से भारत को आजाद करा भी तब भी भारत के सामने एक नई मुश्किल पैदा होगी। अंग्रेजों को हराने के बाद कैसी मुश्किलें? किसी भी देश को चलाने के लिए और वहां के लोगों को सूत्र में बांधने के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। हाँ, हमें सरकार का गठन करना होगा और उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान में हमारे और भी क्रांतिकारी मौजूद हैं। तो ठीक है, हम सरकार के गठन की शुरुआत यहीं से करते हैं। गुड। इससे हमारी लड़ाई को कहीं ना मिले। लगता है कि रास्ता ठीक है, दरिया गहरा सब्जा है, अच्छा ठीक है, तुम संग रहते हो तो जाना है। लिसन जेंटलमैन, हम सभी ने इस सभा में ये प्रपोजल रखा कि अफगानिस्तान में जो भारतीय समानांतर सरकार बनेगी उसके प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह जी को बनाया जाए, राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप जी को बनाया जाए। क्या आप सबको मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। जी मंजूर है। लगता है कि रास्ता ठीक है, दरिया गहरा सब्जा है, अच्छा ठीक है, तुम संग रहते हो तो जाना है हमने, चमकीला रास्ता हो या कच्चा ठीक है, ये आवाज लगाई अपने अंदर, वो सुनना है अच्छा अच्छा ठीक है, वो सुनना है अच्छा अच्छा ठीक है। आज हम इस इंकलाबी काउंसिल में यह ऐलान करते हैं कि भारत की समानांतर सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गठन कर रहे हैं, जिसके प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह साहब और राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप सिंह जी होंगे।
वही हुआ। अफगानिस्तान ब्रिटिश हुकूमत की धमकियों के दबाव में और 1919 में हबीबुल्लाह की हत्या के बाद उसका पुत्र अमानुल्लाह शासन बना और बरकतुल्लाह भोपाली को वापस बुलाया गया और उन्हें अपना विशेष राजदूत बनाकर भेजा गया। ये करने के लिए कि जब अफगानिस्तान भारत में ब्रिटिश पर हमला करे तो रूस भारत की मदद करेगा। तो बरकतुल्लाह भोपाली रूस चले गए लेनिन से मुलाकात करने के लिए। बरकत साहब, दिन ब दिन आपका स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अब तबीयत तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद ठीक होगी। वही जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। हम दोनों साथ में रहेंगे तो हमारा उद्देश्य और कार्य सीमित रह जाएगा। तो बताइए मुझे क्या करना है? मैं सोचता हूँ मैं फ्रांस चला जाता ताकि वहां के कार्यों को गति मिल सके और नए रास्ते खुल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मास्को का काम? यहाँ हम आजाद हिंद का दफ्तर खोलेंगे। लेनिन ने मंजूरी दे दी और हाँ, इस दफ्तर का कार्यभार मैं आपको सौंपता। मेरे वापस आने तक आप उसका कार्यभार संभालेंगे। ठीक कह रहे हैं। मैं भी यहाँ के कामों को दुरुस्त करके आपसे जल्दी फ्रांस में मिलता हूँ। मॉस्को में राजा महेंद्र प्रताप की सुपुर्दगी में आजाद हिंद का दफ्तर स्थापित किया गया और फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में बरकतुल्लाह भोपाली को भी आमंत्रित किया गया, जो कि साम्राज्य विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जहां सभी देशों के प्रतिनिधि शरीक थे। और यही आपकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सही हुआ, सही अंदाज। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, आज लगता है अल्लाह ने सुन ली। हम भी बेकरार थे आपसे मिलने के लिए। दरअसल हिंदुस्तान के बाहर जो लोग हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में बड़ी कदर है। मैं आजादी के लिए बेकरार। आपकी बेकरारी को करार मिलने ही वाला है। बस घेराबंदी शुरू कर दी गई। आपने भी सुना ही होगा कुछ हादसों के बारे में। हाँ, कई बलिदान हुए। अब कब तक ये माटी खून पिएगी? जब तक इस देश के प्रति प्रेमियों का जज्बा बाकी। आपने भी अपनी जिंदगी के 40 साल न्यौछावर कर दिए इस माटी से। बहुत कम। आप हमारे साथ हिंदुस्तान में काम करें। पंडित जी वहां आप अच्छा काम कर रहे हैं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लेखन होना भी जरूरी है और गदर पार्टी की काफी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। पंडित जी, एक बात मैंने याद किया कि जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा मैं हिंदुस्तान में कदम नहीं रखूंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी, ख्याल तो बस हिंदुस्तान की आजादी का है। इस बेचैन आस में कहां कुछ याद रह पाता है। अब तो चला चली की बेला है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। इन्होंने अपनी जिंदगी का सारा जीवन क्रांति की अलग जगाने में लगा दिया। इन्होंने कई देशों के भ्रमण किए लेकिन थके नहीं। हाँ, बीमारी के कारण कमजोर अवश्य हो गए। हम चाहते हैं इनकी सरपरस्ती हम पर हमेशा बनी रहे। साथियों, अब मैं मौलाना बरकतुल्लाह साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए
क्रांति की भावना को और निखारे। मौलाना साहब आइए। महेंद्र, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, कुछ कह नहीं पाऊँ। बरकतुल्लाह वफाली जिंदाबाद, बरकतुल्लाह वफाली जिंदाबाद, बरकतुल्लाह वफाली जिंदाबाद। मौलाना साहब, ये लोग आपका भाषण सुनने के लिए कई दिनों से बेताब हैं। आइए आइए, हिम्मत कीजिए, आइए। मेरे साथियों, अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, सोचने समझने की ताकत दी है, तमन्ना और खजाना अनायत किया है। कहीं गरीब पैदा किए तो कहीं अमीर पैदा किए। ये मूल्यवान शरीर दिया है जीने के लिए, शहीद हो जाने के लिए। क्या हम भारतीय इंसान हैं? हममें कितने प्रतिशत इंसान जीता है और कितना शैतान? आप खुद ही सोच लें, फैसला आपके हाथ में। बरकत साहब, महेंद्र, अब हिंदुस्तान की आजादी की बात है, आज जी भर के बोलूंगा। अंग्रेजों की खिलौनी यात्राएं हमारे क्रांतिकारियों पर, क्या ये इंसानियत है? बच्चे बूढ़े जवानों को फांसी पर लटका देना, क्या ये इंसानियत है? किसानों के पेट पर लात मार देना, क्या ये इंसानियत है? ये अंग्रेज इंसान की शक्ल में सिर्फ भेड़िए हैं, इनसे दूरी बनाइए, अपनी हिफाजत करिए। आप मेरी बात मानिए, अब बैठ जाइए। आप क्यों नहीं? कसम परवरदिगार की, बड़ा खुश नसीब मानता हूं मैं खुद को। मैं ऐसे ही हिंदुस्तान में जन्मा और उसकी आजादी की जद्दोजहद में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। बस रुखसत होते वक्त यही अफसोस रहेगा कि मैं अपने देशवासियों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं देख पाया, वो आजादी। लेकिन मैं जानता हूं मेरे जाबाज क्रांतिकारी इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाओगे ना भाई। क्रांति की वजह चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हिंदुस्तान को बनाए रखने के लिए मुझे आपका खून चाहिए, दोगे ना? बस एक फिक्र के साथ वतन आपके बरकत साहब का इंतकाल हो गया। आप हम सबसे पर्दा करके चले गए। अभी तो अच्छा कई भाषाओं के ज्ञानी जाबाज योद्धा क्रांतिकारी की तारीफ में अपने और क्या कहूं, क्योंकि ऐसे लोग एक एहसास होते हैं, एक गहरी याद होते हैं, सही मायनों में इंसान होते हैं और इंसान कभी मरते नहीं है। उनकी यादें हमेशा हमेशा हमारे जहनों में ताजा रहती हैं, इसीलिए वे अमर हैं। 21 दिसंबर 1927 को इस जाबाज क्रांतिकारी ने अपने भाषण में अपनी अंतिम सांसें और वीर गति को प्राप्त किया। मैं पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ अपने वतन की आजादी के लिए संघर्ष करता रहा।
ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी नाजीज जिंदगी मेरे प्यारे वतन के काम आए। आज इस जिंदगी से रुखसत होते हुए जहां मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी जिंदगी, मेरी कोशिश कामयाब ना हो सकी, वहीं मुझे इस बात का भी इत्मीनान है कि मेरे बाद मेरे मुल्क को आजाद कराने के लिए लाखों लोग आज आगे आए, जो सच्चे, बहादुर और जाबाज। मैं इत्मीनान के साथ अपने प्यारे वतन की किस्मत इनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूं। ये मातम हयाते फानी का एक रंग फकत है पानी का, एक मोड़ मिला है रोने को, एक पन्ना नया है कहानी का। ये दर्द की लहरें गहरी है, ये सर्द फिजा है बहरी है, ये दुनिया धुआं तेरी है, ये कोहरा घना कुआरी है। बस खाक से रिश्ता बचता है, ये खाक ही खाक का हिस्सा है। हम सब महज तुम्हारी है, बाकी वक्त तो किस्सा है। हिस्सों में जीते मरते हैं, किस्सों में रहते हैं। आखिर निशानी खुद की है, हम एक कहानी खुद की